everyone, this is Supriya from Pace Setter 9th and 10th। तो अभी जो बच्चे 9th से जस्ट जस्ट आए हैं, अभी उनके एग्जाम हुए होंगे, अभी रिजल्ट आया होगा, उन्होंने सोचा होगा मस्त से रिजल्ट के बाद एंजॉय करेंगे। तभी उनकी जिंदगी में एक ग्रहण आता है जिसका नाम है क्लास 10। बच्चों को चिंता हो या ना हो, माँ बाप सबसे पहले बोलने वाले बेटा कॉपी खोल के बैठ। तो अभी बेचारे आए होंगे, यूट्यूब पे खोला होगा कि मस्त आराम से लेट के शॉर्ट देंगे, तभी मम्मी के ताने उड़ते हुए आएंगे कि पढ़ ले नालायक। तो सोचा होगा कि चलो कुछ नहीं तो सही एसएसटी सुन ले। और जो तुम लोगों की एसएसटी जितनी बोरिंग लगती है तुम लोगों को, उतनी बोरिंग है नहीं, ट्रस्ट मी। लास्ट साल है तुम लोगों का, अच्छे से पढ़ेंगे एसएसटी, मस्त मजे करेंगे, एंजॉय करना। और एक और बात, जैसा तुमने 9th में पानी बहाया है ना, वो 10th में नहीं चलेगा। 10th में ज्यादा से ज्यादा तुम लोग सितंबर तक मजे कर लेना, चलो सितंबर तक। बट सितंबर से सीरियस होना पड़ेगा, स्टडीज को लेके कमिटेड होना पड़ेगा। पिछले साल जो तुम लोगों का हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया है, हाँ आई एग्री। तो उसी के आगे की जो स्टोरी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत प्यारा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, मोस्टली एक्सपेक्टेड कि 5 मार्क्स यहीं से आएगा। पर एक और चैप्टर है हमारे पास, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें से भी आ सकता है। बट ये चैप्टर अगर एक बार समझ आ गया, इट इज गुड टू गो। इट्स बहुत आसान चैप्टर है, ट्रस्ट में एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है द विजन ऑफ फ्रेडरिक सूरियो। फ्रेडरिक सूरियो एक भाई साहब थे जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसमें उन्होंने यूटोपियन विजन दिखाया था। यूटोपियन विजन मतलब आगे का समाचार, मतलब उनके दिमाग में जो चीज आई थी उन्होंने वो दिखाया था। उन्होंने अपनी पेंटिंग में क्या क्या दिखाया था, उन्होंने लिबर्टी दिखाया था। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम। उन्होंने अपनी पेंटिंग में कुछ कुछ सिंबल्स डाले थे, जैसे ही द प्रोसेशन, people of Europe and America, men and women of all ages, marching in a long train, offering homage to the Statue of Liberty. Symbol of liberty. She bears the torch of enlightenment in one hand. Torch of enlightenment मतलब जो एक औरत थी जिसके हाथ में enlightenment का टॉर्च था, वहां से सब लोग अपने देश का झंडा ले लेके आगे जा रहे थे। और दे वर लाइक हमें फ्रीडम मिल गई, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, वो लोग ऐसे चिल्लाते हुए जा रहे थे। तो इसी को उन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया। जैसे कि ये रही उनकी पेंटिंग, इसमें आप देख सकते हैं कि काफी सारी देशें लाइन से खड़ी है, और ये जो लेडी जो खड़ी है व्हाइट मार्बल में, इसी को हम बोलते हैं द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ऊपर भी आप देख सकते हैं काफी प्रिंस फेरीज हैं जो बहुत सबको आशीर्वाद दे रही हैं। नीचे जो मोनार्की का सिंबल होता है, क्राउन ये सब फेंके हुए हैं कि हमने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया है, अब हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं, डिक्टेटरशिप सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इसी को उन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया था। फिर हम देखते हैं कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे नेशन स्टेट। वो नेशन स्टेट जो इनको ग्रुप होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फ्लैग्स लेके आए थे, जैसे कि हो गया हमारा नेशन स्टेट में यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। जो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स थे उन्होंने नेशनल कस्टम ड्यूटीज को इस्टेब्लिश कर लिया था, वो लोग बहुत खुश थे। तो अब हम जैसे आगे देखें तो अब होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, आइडिया क्या था, लोगों को हमने एक साथ जोड़ा कैसे, तो लोगों को हमने जोड़ा कुछ कुछ आइडियाज के थ्रू, जैसे आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटी ऑन, मतलब जैसे कि द आइडिया ऑफ द फादरलैंड एंड द सिटीजन। उसमें हमने कुछ न्यू चेंजेस किए, जैसे न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड, ओथ वेर टेकन इन द नेम ऑफ नेशन, कि हमने कुछ बहुत सारी ओथ्स ली, हमने हिम्स बनाए, बहुत सारी चीजें के कंपोज किया ताकि लोगों को एक साथ ला पाए। बहुत सारी हमने फ्रेंच जो हमारा पुराना ट्राई उसको था रॉयल स्टैंडर्ड को उखाड़ फेंका, और जो हमने न्यू ट्राई कलर लाया। ट्राई कलर का हमारा फ्रेंच फ्लैग हो गया था। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उनको हमने उखाड़ फेंका था। और फिर द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था, और यूनिफॉर्म लॉज वे इंट्रोड्यूस। कोई फर्क नहीं पड़ता आप नोबिलिटी है, आप क्लर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी स्टेट में पैदा हो, आपको सेम you all are equal in the vision of law।
ठीक है, तो ये सब कुछ आइडियाज थे। देयर आर हाई चांसेस कि ये आपके पीटीज में आपको 5 मार्क्स में दिख जाए। तो जैसे हम आगे बढ़े तो हमारे पास है फिर नेपोलियन भाई आए, जिन्होंने जिनको हम डिक्टेटर बोलते हैं। ही कैन बी कंसीडर एज द फर्स्ट डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया था, दिस इज नेपोलियन कोड, वी कॉल द सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियन कोड ऑफ 1804। तो हमने देखा था कि नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने जो फ्रांस में डेमोक्रेसी थी उसे हटा दी थी। उसने कुछ पीपल रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, कुछ रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में रखा था। तो उसने क्या क्या किया था नेपोलियन कोड में, तो ही एस्टैब्लिश्ड द इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक समान है। कोई भी कानून के सामने कोई भी क्या बोलते हैं, राजा की परिवार का नहीं है, कोई भी चर्च का कोई फादर नहीं है, किसी के लिए भी लॉ अलग नहीं होंगे। जो पहले जो राजा महाराजाओं ने किया था कि आप अपने पास क्या बोलते हैं जमीन नहीं रख सकते, बट नेपोलियन ने उसे रख दिया कि हाँ आप लोग जमीन रख सकते हैं अपने पास, आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी होगा। उसने फ्यूडरल सिस्टम हटा दिया और पीसन को फ्रीड फ्रॉम सर्वडम, मतलब जो उनके पुराने कर्ज थे उससे मुक्त कर दिया उन्होंने। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव की, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे बनाए, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। तो पहले जब सब खुशी खुशी थे कि भाई नए नए लोग आए हैं, नया नया नेपोलियन आया, उसने इतना सारा किया था, सब खुश थे, मजे ले रहे थे। उन्होंने बोला था कि सब लोग ट्रेड करो, मजे ही मजे करो, बट एज सून एज उसे हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी देखा गया। पर जैसे ही वो आगे गया, दिस enthusiasm turned into hostility due to increased taxation, censorship, and forced conscription in French army. इसका मतलब इन्होंने इंक्रीज टैक्स कर दिया था, टैक्सेस बढ़ा दिया था, सेंसरशिप, आपको कुछ भी बोलना है तो आप नेपोलियन के खिलाफ नहीं बोल सकते, वरना या तो आपको एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा या फिर आपको लाइफ टाइम प्रिजन में रख दिया जाएगा। फोर्स इंस्क्रिप्शन इन द फ्रेंच आर्मी, तो फ्रेंच आर्मी में आपको जबरदस्ती भर्ती कराया जाएगा, आप चाहे या ना चाहे। वो उसके आपके चाहने ना चाहने से नेपोलियन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो इसीलिए ये धीरे धीरे जो लोग नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी देखते थे, अब उसे हॉस्टिलिटी, उसे आप डिक्टेटर की तरह देखने लगे थे। और फिर पीपल वे लाइक हमें हटाओ। तो उसने वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हारा गया था, याद रखना कौन सी लड़ाई में, वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया था। अब हम देखते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप हैड नो नेशन स्टेट, मतलब यूरोप के पास कोई नेशन स्टेट नहीं था। तो नेशन स्टेट किसके पास था, यूएसए और स्विट्जरलैंड के पास। द पैच ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, एग्जांपल द हैब्सबर्ग एम्पायर रूलिंग ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो कहाँ रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले इलाके पे रूल करता था। तो अब जैसे हमारे पास लिबरलिज्म, याद रखना जहां भी इज्म लग जाए वो आइडियोलॉजी होती है, जैसे लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, नाजिज्म, ये सब एक आइडियोलॉजी हुई। तो लिबरलिज्म को हमने 3 तरह में बांट दिया था। अब हम आगे देखें तो जैसे कि लिबरलिज्म होता है, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, मतलब ये सब जो इज्म चीज होती है वो हमेशा आइडियोलॉजी को दर्शाती है। तो जैसे कि लिबरलिज्म, नेशनलिज्म जो था वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल में डिवाइडेड था। यहाँ पे सोशल नहीं है तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक में डिवाइडेड था। पॉलिटिकल जैसे गवर्नमेंट को हमने हर चीज गवर्नमेंट से परमिशन होनी चाहिए, और ऑटोक्रेसी को हटा दिया था। ऑटोक्रेसी कौन था, एक रिच रूलिंग क्लास मोनार्की, जहाँ पे ऑटोक्रेसी वाले पीपल फ्रेंच बोलते थे अपने आप को सुपीरियर दर्शाने के लिए। ऑटोक्रेसी के जो पीपल थे, ऑटोक्रेटिक पीपल, दे यूज्ड टू मैरी ईच अदर, मतलब अगर कोई ऑटोक्रेसी वाला लड़का है तो उसकी शादी ऑटोक्रेटिक लड़की से ही होगी, क्योंकि उनको अपने रिश्ते अच्छे से बना के रखने थे, इसीलिए ये पॉलिटिकल हो गया। और इकोनॉमिक देखे तो फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबॉलिशन ऑफ स्टेट। लिबरलिज्म वाज गुड, बट उसमें सिर्फ वो लोग बात करते थे कि मेंस को राइट देंगे, वुमेन्स को नहीं। तो लिबरलिज्म वाले लोग भी कहीं ना कहीं गलत थे। अब हम देखते हैं ज़ोल्वेरिन। ये ज़ोल्वेरिन क्या है, अ कस्टम यूनियन फॉर्म बाय प्रूशिया। ये प्रूशिया है, रशिया नहीं है, याद रखना। प्रूशिया रशिया दोनों दो चीज है। और तो प्रूशिया ने क्या किया था, एक यूनियन फॉर्म हुई थी प्रूशिया के द्वारा, जिसने सारे टैरिफ को,
अभी ट्रम्प ने भी टैरिफ लगाया था, बट वो तो भाई मोदी जी की कृपा है तो टैरिफ तो हट गया, बस ट्रम्प की औकात हाथ में आ गई। बट नेवर माइंड, देखते हैं हम। टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया था और रिड्यूस करेंसी फ्रॉम 30 टू 2। क्या किया था प्रूशिया ने? व्हाट वाज ज़ोल्वेरिन? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये, तो ध्यान देना। तो कस्टम यूनियन को हटा दिया था प्रूशिया से, प्रूशिया के द्वारा किया गया था, और फॉर्म कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ था प्रूशिया के द्वारा, और एबॉलिश टैरिफ कर दिया था। A new conservatism after 1850 following Napoleon defeat at Waterloo। या बोला था मैंने, नेपोलियन कहाँ हारा था? वाटरलू में 1850। तो यूरोपियन गवर्नमेंट वे ड्रिवन टू स्पिरिट कंजर्वेटिज्म। अब उनने क्या बोला कि अब नेपोलियन को तो हटा दिया हमने, अब फिर से हम क्या लाएंगे? अब हम फिर से मोनार्की लाएंगे। ये जो रेडिकल्स थे ना, दे वर सो लाइक इन फेवर ऑफ मोनार्की। तो क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई यहाँ पे, जिसको किसने किया था? होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। रिस्टोर द बर्बर डायनेस्टी इन फ्रांस। अब ये जो बर्बन डायनेस्टी वाले चच्चा लोग हैं, वो लोग फिर से पावर में आ गए। अब फ्रांस लॉस्ट टेरिटरी एंड नेक्स्ट द अंडर नेपोलियन। तो द ट्रीटी ऑफ वेना 1815, जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। इनका नाम याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जब नेपोलियन ने काफी सारी एनेक्स कर ली थी टेरिटरीज एक्सेप्ट फ्रांस, बाहर जा जाके वो फ्रेंच आर्मीज को अपने साथ लेके जाता था, फिर वहां पे एनेक्स कर लेता था। तो जब ये वेना साइन हुई, व्हेन द ट्रीटी वाज साइन, तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि इन फर्दर द फ्रांस कैन नॉट नेक्स्ट। तो उसके लिए हमने एक साइन करा लिया, और जो एनेक्स की थी, whichever territories was annexed by the France, it was छुड़ा लिया गया था। ठीक है, वो हट गई थी। तो फ्रांस लॉस्ट मेनी टेरिटरीज annexed by Napoleon। A series of steps were set up on the boundaries of France to prevent future expansion। Yes, तो ताकि फ्यूचर एक्सपेंशन ना हो, इसीलिए स्टेट सेटअप हो गए थे, बाउंड्रीज बन गई थी, ताकि फ्रांस आगे एक्सपेंशन ना कर पाए। अब देखते हैं आगे है द एज ऑफ रेवोल्यूशनरी, जुलाई रेवोल्यूशन 1830। बर्बन किंग्स वेर ओवरथ्रोन। अब जो बर्बन किंग था उसको हटा दिया। जो ट्रीटी ऑफ, जब हमने वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हराया था, तो जो हमने राजा को बैठाया था उसको अब हमने हटा दिया। लुइस फिलिपी बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कौन बन गया मोनार्क? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुइस फिलिपी। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैज बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस कहाँ का पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस कहाँ का पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर का। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज in 1832 recognized Greece as an independent nation। तो ये जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, ट्रीटी कॉन्स्टेंटिनोपल, उसमें क्या किया? ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह देखा गया। अब ये जो रोमांटिसिज्म जो शब्द है, बड़ा ही प्यारा लगता है सुनने में, पर वो रोमांस राइटर्स थे लोग, वो रोमांस, यहाँ का रोमांटिसिज्म कोई मतलब नहीं है। तो अभी यहाँ पे अपनी भावनाओं को काबू में रख के यहाँ पे ध्यान दीजिए, वरना फिर याद है ना मम्मी की, इस बार तो ताने नहीं भाई मेरे, इस बार चप्पल आएंगे उठते हुए। ठीक है, तो इस बार अच्छे से सुनेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे, फोकस देंगे, और मस्त बोर्ड में तबाही मचा के आएंगे। तो a cultural movement that has rejected science, reason and focused on emotion। इसमें क्या था? एक मूवमेंट हुआ था जिसमें जो था जिसमें हमने साइंस को, लॉजिक को, सबको हटा दिया था, और हमने इमोशंस पे फोकस किया था, मैस्टिकल फीलिंग्स पर फोकस किया था। जो एक साथ ऐसी फीलिंग जो लाइक नेशनलिज्म, जो एक साथ लोगों को जोड़ के रख सके, एक साथ लोगों को पास में ला सके, एक साथ लोगों को मिला सके। बहुत सारे रोमांटिसिस्ट राइटर्स हुए जर्मनी में, जिन्होंने, जहाँ पे प्रूशिया में भी, पोलैंड में भी, जहाँ पे उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए रोमांटिसिज्म का सहारा लिया। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये सवाल पक्का आएगा आपके बोर्ड में, एक ना किसी सेट में ये सवाल आने वाला है। या तो आएगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, या फिर आएगा
द फ्रांस वाला, जो फ्रेंच वाला मैंने जो क्वेश्चन बोला था वो, या फिर इटली वाला। तो देखते हैं कि हमने जर्मनी को कैसे यूनिफाइड किया। द होल थिंग वाज टेकन केयर बाय द लीडर ऑटो वन बिस्मार्क। कौन है ये ऑटो वन बिस्मार्क? तो जर्मनी 1866 से 1871, लीडर जो था ऑटो वन बिस्मार्क था। तो प्रोसेस पॉलिसी था ब्लड एंड आयरन। द प्रोसेस वाज 3 wars and 7 years विथ ऑस्ट्रिया। कैसे हुआ? 3 साल, 3 लड़ाइयां लड़ी उन्होंने 7 साल में। जिसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, एंडेड विथ प्रूशिया विक्ट्री। ठीक है, किसके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी? इन्होंने लड़ाई लड़ी थी फ्रांस के साथ, और फिर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, किसके साथ लड़ाई लड़ी थी? और फिर कौन जीता था इसमें? प्रूशिया जीता था। आउटकम: विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन emperor at Versailles in January 1871. What was the outcome of the unified Germany? तो क्या हुआ था? जो विलियम वन था उसको हमने तिलक लगा के राजा घोषित कर दिया था। अब देखते हैं इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। इटली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि इसमें गुजीपी, मजीनी, गैरिबाल्डी, कैवियर, इन सब के बारे में है। देखते हैं क्या क्या है। इटली किसमें डिवाइडेड था? 7 में। ओनली सार्डिया पिडुमोंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। पोप किसके पोप में था? फिर नीचे वाला जो था वो बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के पास था। तो ऐसे ऐसे करके वो 7 स्टेट में डिवाइडेड था। तो कुछ कुछ मेन फिगर्स होते हैं जैसे कि मजीनी, गुजीपी मजीनी, उन्होंने क्या बनाया था? यंग इटली बनाया था, आइडियोलॉजिकल सोल, जिसमें उन्होंने बहुत अपने विचारों को रखा था। ही वॉज फेल्ड वंस, याद रखना एक बार वो फेल हुए थे, बट देन ही सक्सीडेड। कैवियर कौन था? कैवियर चीफ मिनिस्टर था। यूज क्लेवर डिप्लोमेसी एंड अलायंस विद फ्रांस, उसने बहुत ही चालाकी से फ्रांस के साथ मिलके डिप्लोमेसी करके और अपने इटली को यूनिफाई कराया था। गैरिबाल्डी लेड द रेड शर्ट एंड armed volunteers to conquer kingdom and two Sicilies. तो ये गैरिबाल्डी बड़े ही खतरनाक इंसान थे। तो उन्होंने रेड शर्ट, आर्म्ड और वॉलेंटियर्स को कॉन्कर करने के लिए किंगडम को और 2 सिसिली को। इसका आउटकम क्या हुआ? विक्टर इमैनुअल 2 को राजा घोषित कर दिया। खुशी मनाओ, जश्न मनाओ कि विक्टर इमैनुअल 2 हमारा राजा बन गया। अब जैसे ही अब हो गया हमारा, आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। आर्टिस्ट यूज एलिग्री। अब यहाँ पे एलिग्रीज जैसे कि जर्मेनिया, मैरियने, दीज वेर द एलिग्रीज जो लोगों ने यूज किया था अपने नेशन को दिखाने के लिए, ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आए। जैसे कि हमारे इंडिया में लोगों ने भारत माता बनाया था, जैसे कि भारत माता को बनाया गया था, उनको पोर्ट्रे किया गया था कि भारत माता की जय, हमें भारत के को आजाद कराना है। वैसे ही, ठीक वैसे ही फ्रांस ने, जर्मनी ने अपनी एलिग्रीज बनाई थी। जैसे फ्रांस ने बनाया था मैरियाने, जर्मनी ने बनाया था जर्मेनिया। जिसने क्या क्या, जो मैरियाने थी, जो फ्रांस की फीमेल एलिग्री थी, उन्होंने उसे कैसे देखा कि हमें इस लेडी को बचाना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको बचाना है। तो उन्होंने कैसे दिखाया था? सिंबलाइजिंग जो मैरियाने थी, शी वाज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। तो उसने कैसी सिंबल बनाया था मैरियाने को? रिपब्लिक और लिबर्टी की। जर्मनी, जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीफ एंड जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। अब जर्मन उसको जर्मेनिया को क्या पहनाया था? क्राउन, ओक लीफ का क्राउन। और जो जर्मन ओक स्टैंड किसके लिए करते हैं? हीरोइज्म। हीरोइज्म मतलब जैसे इज्म, यहाँ भी आप देख सकते हो, ये भी एक आइडियोलॉजी है जिसमें आप किसी को बात काफी सुपीरियर दिखाना चाहते हो, इसीलिए। ठीक है, और ये सब जो बनाया जाता था वो आर्टिस्ट बनाते थे ताकि लोगों को हम एक साथ एकजुट कर सके। ऐसे तो हर लोग हर जगह डिवाइडेड थे, बट एक तो कोई चीज होगी ना, जैसे आप आपकी दोस्त में कितनी ही लड़ाई हो जाए, बट एक कॉमन टाइम आएगा कि जब वो आपके लिए खड़ा होगा और आप उसके लिए खड़ा होगे। वही इसीलिए इनको एक साथ एकजुट किया गया था। अब नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, द बाल्कन, बहुत फेमस टॉपिक है, लोगों के ऊपर से जाता है, कुछ नहीं है। इसमें बताया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हो जाता है। तो इसमें देखते हैं बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी का, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, तो वी कैन अज्यूम दैट 1890s के टाइम का पीरियड है। तो नेशनलिज्म बिकेम नैरो टू लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो नेशनलिज्म था वो क्या बन गया? अब वो कॉन्फ्लिक्ट बन गया।
जो बाल्कन रीजन था उसको कितने उसमें बहुत सारी एथनिक वेरिएशंस थी। अब वो अभी हम बाल्कन्स को देखें तो वो मॉडर्न डे में क्या है, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, इन सारे को जब वो एक साथ जोड़ते थे तो उसको बोलते थे स्टाइल, उसको क्या बोलते हैं स्टाइल। तो as the it was all under the Ottoman Empire. As the Ottoman Empire weakened, these Salvaric nations struggled for independence. तो जैसे ही ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ा तो ये जो हमारे नेशंस थे वो छटपटाने लगे, परेशान होने लगे कि हमें भी अब नेशनलिज्म चाहिए। बोलते हैं ना व्हेन फ्रांस सीजनेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, वही वाला हाल है। खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल दिया और अब बाकी सबको नेशनलिज्म चाहिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी खुश रहना है, हमें भी इंजॉय करना है, हमें भी नई नई डेमोक्रेसी को फील करना है। तो क्या क्या हुआ, अब इंटेंस राइवली हो गया, बहुत टेंशन का माहौल हो गया। और जब जैसे ही बड़े बड़े पावर्स आए यहाँ पे बाल्कन के कारण क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर वन। बड़े पावर्स जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे ही आए तो ओवर बाल्कन इन्होंने क्या कर दिया, जब इतने सारे बिग पावर्स जब एक साथ टकराएंगे अपोजिट में तो पक्का वर्ल्ड वॉर वन तो होना ही। और यहाँ पे शुरू होता है हमारा वर्ल्ड वॉर वन। सो दिस वाज द होल चैप्टर। अब हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो आपको याद होनी चाहिए इस चैप्टर से, जैसे कि 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1804 नेपोलियन कोड जिसमें से क्वेश्चन बनता है, 1815 ट्रीटी ऑफ वेना, 1821 ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन, 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, 1861 विक्टर इमैनुअल टू प्रोक्लेम किंग ऑफ इटली। कौन बना था किंग ऑफ इटली, विक्टर इमैनुअल टू किंग ऑफ इटली बन गए थे, इटली के राजा बन गए थे, ठीक है। और फिर 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी यूनिफाइड हो गया, मुबारक हो, खुश रहो। अब ये रहा आपका माइंड मैप, आप अच्छे से इसमें से पढ़ सकते हैं। आप देख लीजिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, बाल्कन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मेजर, बहुत सुंदर है यार। द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज, जुलाई रेवोल्यूशन, दिस इज सो गुड आई फील। सच में बहुत अच्छा है ये, आप इसे लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। सो दिस वाज आवर होल चैप्टर। देखा, इतनी जल्दी, इतने प्यार से, इतने आराम से पूरा चैप्टर समझा दिया, फालतू में तुम लोग इतना टेंशन लेते हो यार मेरे दोस्त। इतना अच्छा चैप्टर था, इतना प्यारा सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, फ्रेडरिक सूरियो से लेके हमने पूरा बाल्कन्स तक खत्म किया इतने आराम से। जाते जाते सब्सक्राइब बटन को हिट करके जाना, अच्छे से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।